So hello guys, welcome back again in this video. So last video में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड इसके बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम एथेनॉल और एथेनोइक एसिड दो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, इसके बारे में मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके बारे में पढ़ेंगे। सो मेनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस। इनवैल्यूएबल मतलब बहुत मूल्यवान है, मतलब उसका कोई जगह ले नहीं सकता, बहुत ही बेहद कीमती है बहुत सारे कंपाउंड। बट हियर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल और एथेनोइक दो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, है ना। वैसे तो बाकी बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं कार्बन के वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं। तो सबसे पहले हम एथेनॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो एथेनॉल जिसका कि केमिकल फार्मूला C2H5OH ये होता है, ओके। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एथेनॉल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। तो एथेनॉल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो टेबल चैप्टर के स्टार्टिंग में टेबल 4.1 दिया गया, वहाँ पे आप देखोगे तो इसका अगर कोई भी चीज़ मतलब रूम टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री, राइट। 25 से 30 डिग्री। तो रूम टेम्परेचर अगर कोई भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट इससे कम है ना, मेल्टिंग पॉइंट अगर इससे 25 डिग्री से भी कम है, हमने वहाँ पे 13 डिग्री या 14 डिग्री ऐसे कुछ पढ़ा था। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट इससे भी कम है, मतलब रूम टेम्परेचर से भी कम है, तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में ही मिलेगा, ओके। सो उस टेबल 4.1 में हमने वो देखा था। तो एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड द एल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम जो है वो एल्कोहल होता है। एंड इज एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल द एल्कोहलिक ड्रिंक, जो तो जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं उसमें ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, सब में एल्कोहल या एथेनॉल मिक्स ही होता है। इन एडिशन बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन एंड कफ सिरप एंड मेनी टॉनिक्स। तो बहुत सारे जो टॉनिक्स के सिरप होते हैं और बहुत सारे कप के जो सिरप होते हैं या टिंक्चर आयोडीन जो होता है, वो इन सब में ये चूँकि ये अच्छा एक सॉल्वेंट भी होता है, इसमें जो भी चीज़ आप डिजॉल्व करोगे मतलब वो डिजॉल्व हो जाएगा इजीली। तो इसीलिए अल्कोहल जो होता है वो एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। इसीलिए बहुत सारे टॉनिक्स सिरप में क्या होता है, जो दवाइयाँ होती हैं इसमें अल्कोहल में मतलब अच्छे से सॉल्व हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाएंगी, तो इसमें ही मिला करके वो कप सिरप बनता है। ऐसे बहुत सारी टॉनिक्स वगैरह में भी अल्कोहल मिलाया जाता है, चूँकि ये अच्छा सॉल्वेंट होने की वजह से। और एथेनॉल क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। तो जैसे आप मतलब जो ड्रिंक वगैरह लोग करते हैं तो उसमें वाटर तो मिला के ही करते हैं, राइट। तो वो चूँकि जो एथेनॉल होता है, अल्कोहल जो होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सारे प्रोपोर्शन में डिजॉल्व होता है। सारे प्रोपोर्शन मतलब मान लो कि आप 50% वाटर लिया और 50% अल्कोहल लिया तब भी डिजॉल्व हो जाएगा। अगर 1% वाटर लिया, 90% अल्कोहल लिया तब भी डिजॉल्व हो जाएगा। और 90% वाटर लिया, 10% वाटर लिया, 90% अल्कोहल लिया तब भी डिजॉल्व हो जाएगा। 90% अगर अल्कोहल लिया और 10% वाटर लिया तब भी डिजॉल्व हो जाएगा। तो सारे प्रोपोर्शन में ये डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। कंजम्पशन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज द ड्रंकनेसनेस। तो छोटा स्मॉल क्वांटिटी ही अगर आप डाइल्यूट एथेनॉल का कंज्यूम करते हो तो आपको मतलब ड्रंकनेस का कारण बनता है। ड्रंकनेस मतलब शराबीपन का शिकार हो जाते हैं। अगर थोड़ा भी स्मॉल क्वांटिटी में अगर पिया जाए तो इससे शराबीपन वाले जो फीचर्स आते हैं वो आ जाते हैं, मतलब इंसान के अंदर, मतलब वो हो जाता है। तो शराबीपन का मतलब कॉज बनता है। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज ए सोशली वाइड स्पेस प्रैक्टिस। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये जो अल्कोहल कंज्यूम करने की जो प्रैक्टिस है, ये चूँकि मतलब ये प्रैक्टिस जो होती है वो बुरी होती है, तब भी ये सोशली बहुत ही वाइड स्प्रेड है, ये बता रहा है। बट द इंटेक ऑफ द इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द प्योर एथेनॉल इज कॉल्ड, जो प्योर एथेनॉल होता है वो इसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। बहुत ही घातक हो सकता है, लीथल मतलब बहुत ही घातक हो सकता है। तो अगर कोई प्योर
एथेनॉल का अगर स्मॉल क्वांटिटी भी अगर आप थोड़ा सा भी लेते हो तो उससे मतलब बहुत ही उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ द अल्कोहल लीड टू द मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, तो किडनी की प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर लॉन्ग टर्म में कोई अल्कोहल को कंज्यूम करता है बहुत लंबे समय तक, तो उससे बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती हैं, है ना। तो ये तो फीचर्स हो गए एथेनोइक एसिड या अल्कोहल के, मतलब अल्कोहल के। फिर आगे जो है एथेनॉल का रिएक्शंस दिया हुआ है कि एथेनॉल में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं वो पढ़ना है। तो सोडियम से रिएक्शंस के लिए, सोडियम से अगर एथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, उसके लिए एक यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। तो एक स्मॉल पीस ऑफ द सोडियम, है ना, राइस के दाने के बराबर के साइज का, राइस के दाने के साइज के बराबर का एक स्मॉल पीस ऑफ द सोडियम लेना है और उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब कि एथेनॉल में उसको डालना है ना, ड्रॉप करना है। तो क्या ऑब्जर्व करते हो और कौन सी गैस इवॉल्व होती है वो हमें बताना है। मतलब जो गैस निकल रही है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसको कैसे टेस्ट करोगे वो बताना है, और क्या ऑब्जर्वेशन होता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जब सोडियम के साथ जब रिएक्शंस होगी, जैसा कि एक्टिविटी 4.6 में बताया है कि अगर एथेनॉल का सोडियम के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ से सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। तो ये सोडियम का ऑक्साइड बन रहा है, राइट। तो H जो होता है एथेनॉल में, H की जगह पे क्या आ गया, सोडियम आ गया, तो यहाँ से सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। तो ये क्या होता है, ये आयोनिक कंपाउंड है। यहाँ पे देखोगे कि Na+ लिख दिया गया है और ये CH2O- लिख दिया गया, CH3CH2O-। तो ये एक आयन हो गया निगेटिव और Na+ पॉजिटिव आयन। तो ये सोडियम इथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे रिएक्शंस होगा और जो गैस इवॉल्व होती है उसको कैसे टेस्ट करें वो आगे बताया। तो एल्कोहल रिएक्ट विद द सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस बनती है जैसा कि ऊपर रिएक्शन में हमने देखा। विद एथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज द सोडियम इथॉक्साइड, तो दूसरा एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस है और एक है सोडियम इथॉक्साइड है। कैन यू रिकॉल व्हिच अदर सब्सटेंसेज प्रोड्यूस द हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद द मेटल। तो हमने मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस मतलब मेटल तब बनती है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। और मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है ना, तो वहाँ पे भी सॉल्ट बनता है मेटल का और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये दो जगह पे भी मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अब एक तो रिएक्शन हो गया सोडियम के साथ, दूसरा रिएक्शन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो जब एथेनॉल को जब हम हीट करते हैं 443 केल्विन पे, तो 443 केल्विन है, तो मैंने पहले भी वीडियोज में बताया था कि केल्विन वाले टेम्परेचर से 273 अगर आप माइनस कर देते हो तो यहाँ से जो टेम्परेचर बनेगा वो डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर मिलेगा। तो 443 से 273 माइनस करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब एथेनॉल को हम हीट करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 लिखा है, मतलब H2SO4 जो लिखेंगे वो कंसनट्रेटेड होना चाहिए और उसी के प्रेजेंस में एथेनॉल को हम हीट कर रहे हैं, है ना। तो ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। ये रिएक्शंस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब हम एथेनॉल को कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो उससे हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। तो जैसे ये CH3CH2OH है, जब इसको हीट करेंगे H2SO4 में तो H2O निकल जाएगा, तो H2O निकल जाएगा तो CH2CH2 ये बनेगा। तो CH2CH2 क्या है, ये एथीन है, राइट। तो दो कार्बन है तो एथेन और मतलब दो कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो ईन हो जाएगा, तो एथीन। ओके, तो ये एथीन हो गया। ओके से हो गया। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट,
तो यहाँ पे देखोगे कि ये क्या है, कंसनट्रेटेड H2SO4 जब अल्कोहल में मिलाते हैं और उसको हीट करते हैं तो यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है मतलब इसको डिहाइड्रेटेड कर देता है। किसी भी चीज़ से वाटर को निकालने की जो प्रोसेस होता है उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे शरीर में जब पानी की कमी होती है हम डिहाइड्रेट हो गए हैं, और पानी अगर किसी चीज़ में एब्जॉर्ब होती है तो वो हाइड्रेट हो जाना। तो हाइड्रेशन मतलब पानी एब्जॉर्ब करना, और पानी निकलना मतलब डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से अल्कोहल से पानी जो निकल रहा है वो तो H2SO4 की वजह से निकल रहा, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये एथेनॉल से वाटर को रिमूव करता है। ओके, सो ये हो गया। फिर आगे ये दिया कि हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट्स लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग को अल्कोहल कैसे अफेक्ट करता है वो पढ़ते हैं। तो व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द एथेनॉल आर कंज्यूम इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेसेज एंड डिप्रेस आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब हम लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये जो हमारा बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेज होते हैं, मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको स्लो कर देता है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो करके जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको डिप्रेस कर देता है ना, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं होता सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में हमें कोऑर्डिनेशन के लैक मिलता है, फिर मेंटल कन्फ्यूजन भी रहेगा और ड्राउजीनेस रहेगा और लोअरिंग द नॉर्मल इनहिबिटेशन, है ना। और तो ये सारी चीज़ें, ये सिम्टम्स आते हैं जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ में अल्कोहल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा दारू वारू मतलब ज़्यादा शराब वगैरह पिए हैं तो उसमें थोड़ा बॉडी हिलती डुलती हुई वो चलेंगे, और कुछ भी अनाप शनाप बकेंगे तो मेंटल कन्फ्यूजन में आ जाएगा, चक्कर आएगा, है ना। और फिर जो उनका नॉर्मल रहन सहन का तरीका होता है वो कम हो मतलब गिर जाता है। और फाइनली स्टूपर। तो स्टूपर मतलब क्या होता है? अलर्टनेस होता है, मतलब वो अलर्ट उतना नहीं रहेंगे। स्टूपर मतलब अलर्टनेस होता है। ड्राउजीनेस मतलब स्लीपी, डे के समय जो स्लीपी फील करते हैं, सो अगर नींद आती है तो उससे ड्राउजीनेस होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल को कंज्यूम करने पे, है ना। और इम्पेयर्ड अलर्टनेस मतलब कि जो अलर्टनेस होती है, जो सचेतता होती है, मतलब कोई भी कितना अलर्ट है तो अलर्टनेस कम हो जाती है। इम्पेयर्ड मतलब कमी हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ होती है। The individual may feel relaxed without realizing that his sense of the judgment, sense of timing and muscular coordination have been seriously impaired। तो मतलब उनके जो जजमेंट का सेंस होता है, उनके जो टाइमिंग्स का सेंस होता है और जो उनका मैस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, ये सब चीज़ें उससे काफ़ी इफ़ेक्ट होती हैं। बट आदमी को क्या लगता है कि वो काफ़ी रिलैक्स फील होता है, स्ट्रेस दूर हो जाता है अल्कोहल पीने। बट उसका मतलब बहुत सारे चीज़ें उसकी इम्पेयर्ड होती, मतलब उसमें छेड़खानी हो जाती हैं, है ना। इम्पेयर्ड मतलब किसी चीज़ को डैमेज हो जाती, सीरियसली इम्पेयर्ड मतलब कि वो डैमेज हो गई, तो उसका जो जजमेंट का सेंस होता है, ये सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, इसीलिए उसको रिलैक्स फील होना ऐसा लगता है। अनलाइक एथेनॉल इनटेक ऑफ द मेथेनॉल। तो एथेनॉल का फार्मूला क्या है? C2H5OH, और मेथेनॉल क्या है? एक कार्बन वाला और OH, है ना। तो मेथेनॉल का ये फार्मूला, मेथेनॉल को अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अगर लेते हैं तो उससे डेथ हो जाती है ना। तो मेथेनॉल मतलब अगर उसको स्मॉल क्वांटिटी में भी कंज्यूम कर लिया तो उससे डेथ का कारण भी बन सकती है। तो मेथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मेथेनल इन द लीवर। तो जब मेथेनॉल लीवर में जाता है तो मेथेनॉल यहाँ से मेथेनल में कन्वर्ट हो जाता है, CH3CHO, अल मतलब CHO, एल्डिहाइड में बन जाता है, राइट। और यहाँ पे अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप था तो अल्कोहल हुआ, फिर जब ये लीवर में जाता है तो मेथेनॉल से मेथेनल बन जाता है, तो CH3CHO बन जाता है। और मेथेनल रिएक्ट्स रेपिडली विद द कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेल वॉल और ये सब जितने भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, मेथेनल उनसे रेपिडली मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, और इट कोएगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म इन मच द सेम वे एन एग इज कोगुलेटेड बाय द कुकिंग। तो जैसे एग को जब पकाते हैं तो उस तरीके से थिक हो जाता है ना, थिक और सॉलिड हो जाता है, उसी तरीके से जो हमारा जो सेल से रिएक्शन करके पूरा जो होता है वो कोगुलेट हो जाता है, मतलब बहुत ही थिक और सॉलिड प्रोडक्ट बनने लगता है हमारे लीवर के अंदर में। तो मेथेनल ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व एंड काजिंग द ब्लाइंडनेस। तो ऑप्टिक नर्व मतलब जो हमारे आँखों से रिलेटेड नर्व सिस्टम होता है उसको भी अफेक्ट करता है मेथेनॉल, और वो ब्लाइंडनेस
का कारण भी बनता है। तो यहाँ मेथेनॉल की बात हो रही है। अभी तक ऊपर जो होता था मेथेनॉल, मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है लीवर में जा कर के, तो वो तो हो गया। अब यहाँ पे ऑल और अल, ये दो चीज़ें आप याद रखना। यहाँ पे अल है तो एल्डिहाइड है, ऑल है तो मतलब एल्कोहल है, तो ये हो गया। ओके, सो एथेनॉल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। बट एथेनॉल क्या है, वो एक अच्छा सॉल्वेंट होता है जो कि इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है। टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ द एथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर द इंडस्ट्रियल यूज, है ना, तो प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ द एथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर द इंडस्ट्रियल यूज, इट इज़ मेड अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग बाई एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेज टू द लाइक मेथेनॉल। तो मेथेनॉल को एथेनॉल में ब्लेंड करके ही मार्केट में दिया जाता है, क्योंकि अगर एथेनॉल रहेगा तो लोग उसको कंज्यूम करेंगे, वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए नहीं यूज करेंगे, तो उसका मिसयूज ना हो, इसीलिए एथेनॉल के साथ मेथेनॉल जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है उसमें ब्लेंड करके ही मार्केट में सप्लाई किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि इसका जो डाइज होती हैं, सो इसमें क्या होता है जब इंडस्ट्री में सप्लाई होता है तो इसमें डाई एल्कोहल जो होता है इसमें डाइज भी मिलाया जाता है। डाइज इज ऑल्सो एडेड टू द कलर टू कलर द एल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजली। तो बाकी अगर देखोगे तो एल्कोहल का कलर मेथेनॉल, एथेनॉल या इंडस्ट्रियल पर्पज़ में जो भी होगा सबका कलर मतलब एक ही कलर वाटर जैसा ही दिखेगा। तो इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जो सॉल्वेंट की तरह यूज हो ना, तो उसमें डाइज मिला के रखते हैं तो वो ब्लू कलर का दिखेगा, जिससे कि उसको आइडेंटिफाई कर सके, है ना। तो उस तरीके के एल्कोहल जो होता है वो डी नेचर्ड, उसका जो नेचर होता है उसको चेंज कर दिया जाता है, तो वो डी नेचर्ड एल्कोहल उसको बोलते हैं। तो ये हो गया डी नेचर्ड एल्कोहल। तो ये हमने एल्कोहल लिविंग बीइंग को कैसे अफेक्ट करता है ये सब चीज़ें हमने पढ़ा उसके, है ना। तो इसमें एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, और एथेनॉल का लार्ज क्वांटिटी में करते हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ये सब ने पढ़ा। फिर मेथेनॉल को अगर छोटी क्वांटिटी में भी अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो मेथेनॉल बना देता है, मेथेनॉल लीवर में जा कर के मेथेनॉल बना देता है, जो कि सेल से रिएक्ट होकर के कोगुलेटेड हो जाते हैं, मतलब थिक और सॉलिड कंपाउंड बनाते हैं। कोगुलेटेड का मतलब कोई भी चीज़ अगर थिक और सॉलिड हो जाए लिक्विड फॉर्म से तो उसको कोगुलेशन बोलते हैं। तो ये हो जाता है। तो और बाकी हमने पढ़ा कि वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ में जैसे सॉल्वेंट यूज होता है ना, और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको डीनेचर्ड कर देते हैं विद द एडिशन ऑफ दिस डाई, है ना, तो ब्लू कलर में हो जाता है, तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। ओके, फिर एल्कोहल को एज अ फ्यूल कैसे यूज करते हैं वो भी देखते हैं। सो इसमें क्या है कि शुगर केन प्लांट जो होते हैं वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ द सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो जो शुगर केन के प्लांट होते हैं वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। शुगर केन का जो जूस होता है कैन बी यूज टू प्रिपेयर द मोलासेज व्हिच इज फर्मेंटेड टू गिव द एल्कोहल। तो एथेनॉल जो शुगर केन का जूस होता है उससे, है ना, वो मोलासेज बनाने में काम आता है, और बाद में ये मोलासेज जो होता है ये फर्मेंट हो करके एथेनॉल देता है। तो शुगर केन से एथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। सम कंट्रीज का नाउ यूज एल्कोहल एज एन एडिटिव इन द पेट्रोल सिंस इट इज ए क्लीनर फ्यूल व्हिच गिव्स द राइज टू द ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन द बर्निंग। तो ये क्लीन फ्यूल की तरह यूज होता है, क्योंकि इसमें कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं, और जब ये बर्न होते हैं तो CO2 देगा और H2O देगा, राइट। तो यही प्रोडक्ट देता है। बल्कि जो सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। तो ये जो एथेनॉल होता है क्लीनर फ्यूल होने की वजह से अभी इसको पेट्रोल में मिक्स करने का भी मतलब बहुत सारी कंट्रीज स्टार्ट कर दिया है ना। तो सफिशिएंट एयर मतलब ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में जब इसको बर्न करते हैं तो CO2 और H2O देता है एथेनॉल। तो ये क्लीनर फ्यूल की तरह ऐड होता है। तो इसको अल्कोहल में भी ब्लेंड करने का मतलब बहुत सारी कंट्री स्टार्ट कर दिया है। अपने यहाँ भी 20% तक का एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करने की गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी। तो अभी ये धीरे धीरे कुछ जगहों पे रोल आउट भी हुई है ना, बट अभी लार्ज स्केल पे नहीं हुई है। फिर अभी ये हमारा हो गया एथेनॉल का, हमने एथेनॉल के बारे में पढ़ लिया। अब हम एथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो एथेनोइक एसिड में, है ना, अब एथेनोइक एसिड ये एक एसिड है। अब हमें एक एक्टिविटी दी गई 4.7 में, तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि एक्टिविटी में क्या है। तो कंपेयर द pH ऑफ द डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिटिक एसिड मतलब
यही एथेनोइक एसिड, राइट, एथेनोइक एसिड इसी को, तो एथेनोइक एसिड को ही हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। सो इसमें ये बोल रहा है कि पीएच वैल्यू एसिटिक एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है उसको आप कंपेयर करो एसिड यूजिंग द बोथ लिटमस पेपर एंड जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर, ये इंडिकेटर क्या होता है, पीएच वैल्यू बताएगा। तो पीएच वैल्यू जो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होंगे, तो अगर ना एसिडिक है कोई चीज़ ना बेसिक है तो उसका पीएच 7 होगा, और 7 से जैसे जैसे कम होता जाएगा मतलब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो इधर की तरफ एसिड आ जाएगा, और पीएच से 7 से जैसे जैसे 14 तक बढ़ता जाएगा कोई चीज़ तो इसकी वैल्यू मतलब वो ज़्यादा ही बेसिक नेचर का हो जाएगा। ओके, तो 7 से एबव बेसिक नेचर, 7 न्यूट्रल होता है और 7 से कम एसिडिक नेचर होता है। तो जो इंडिकेटर होता है यही वैल्यूज को बताता है। तो वही यहाँ बोल रहा है कि पीएच वैल्यू को कंपेयर करो दोनों एसिड का, दोनों के ही एसिड है ना, और लिटमस पेपर टेस्ट भी करो। आर बोथ एसिड इंडिकेटेड बाय द लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर की से जब टेस्ट करोगे तो क्या दोनों ही मतलब लिटमस पेपर का कलर को चेंज करेंगे? तो वही वो चीज़ बोल रहा है, डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो द सेम इक्वल एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एज मतलब सेम शो देम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर में भी सेम रीडिंग मिलेगी? तो वो चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है ये दोनों एसिड के लिए। तो इसमें आगे चलते हैं, बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो एसिटिक एसिड होता है वो कम एसिटिक होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसमें ज़्यादा रीडिंग मिलेगी, कम रीडिंग मिलेगी। कम मतलब यहाँ पे जैसे इसका अगर हाइड्रोक्लोरिक का 2 मिलता है तो इसका 5 मिलेगा, ऐसा मतलब कम मतलब ज़्यादा एसिडिक होगा, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उतना कम पीएच वैल्यू, जितना कम स्ट्रॉन्ग उतना ज़्यादा पीएच वैल्यू। और तो ये हमने ये यहाँ पे ऐसा रीडिंग आपको मिलेगा। और फिर एथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड द एसिटिक एसिड, जो कि अभी हमने बताया कि जो इसका कॉमन नेम होता है एथेनोइक एसिड का उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। जैसे वहाँ पे एथेनॉल का एल्कोहल हम बोलते थे, राइट। एंड बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से ही आता है ना। हमने पढ़ा था कि COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो सबसे स्मॉल अमाउंट पहला जो चीज़ ये ऐड हो सकता है यहाँ पे CH3 होता है। सबसे फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का CH3 COOH होता है, जिसको कि एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड द विनेगर। तो जो विनेगर मिलता है मार्केट में उसमें एसिटिक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 8 ये है तो मतलब 92% वाटर रहेगा और 8% जो है वो एसिटिक एसिड रहेगा। 8% एसिटिक एसिड, 92% वाटर। तो इस मिश्रण जो ये सॉल्यूशन बनेगा उसको हम विनेगर बोलते हैं, और ये पिकल्स वगैरह में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। तो जो हमारा पिकल्स घर वर में मिलता है, मार्केट में बाज़ार में मिलता है, सुपर मार्केट वगैरह में, तो उसमें 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड इन वाटर यूज्ड एज अ विनेगर, मतलब ये विनेगर कहलाता है, और इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं पिकल्स वगैरह में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। तो 290 केल्विन मतलब 17 डिग्री के 17 डिग्री, जो कि 273 माइनस करें 17 डिग्री जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये विंटर के समय फ्रीज हो जाता है। तो जैसे विंटर के समय अभी तो क्या है टेम्परेचर, चूँकि 17 डिग्री का मेल्टिंग पॉइंट, तो अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री होता है, जो कि उससे ज़्यादा है। तो मतलब ये लिक्विड फॉर्म में ही होगा। बट विंटर में क्या होता है टेम्परेचर 10 हो जाएगा, 5 डिग्री जब ऐसा टेम्परेचर आता है तो मेल्टिंग पॉइंट से मतलब कम टेम्परेचर आएगा। तो ये विंटर के समय फ्रीज हो जाते हैं। और इस इन द कोल्ड क्लाइमेट दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, चूँकि ग्लेशियर के फॉर्म में मतलब ये विंटर में क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ओके, सो ये हो गया। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का ही होता है, उसके थ्रू ही कैरेक्टराइज होता है, जो कि ये एक तरह का एसिड ही है। हाउएवर अनलाइक द मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड जैसे HCl है ना, और H2SO4, ये सब क्या है, ये सब मिनरल एसिड है ना। तो व्हिच इज कम्प्लीटली आयोनाइज। तो ये जैसे अब इसको है, इसको डालेंगे तो इसमें H+ और Cl- ऐसे
आयोनाइड हो जाता है। यहाँ पे भी H+ और SO4 माइनस माइनस ऐसे ये भी आयोनाइड हो जाता है जब डालते हैं सॉल्यूशन वगैरह में। बट मिनरल एसिड की तरह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है वो वीक एसिड होता है, वो आयोनाइड नहीं होता है, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड और वीक एसिड, तो ये वीक एसिड होते हैं, वो आयोनाइड नहीं होता है, कम्प्लीटली वीक मतलब आयोनाइज नहीं होता। तो यहाँ पे दो तरीके के एसिड, एक मिनरल एसिड ये सब पढ़ा जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं या एसिटिक एसिड जो हो गया वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, वो वीक एसिड होता है। और जबकि ये मिनरल वाले एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ओके, तो ये हो गया। फिर आगे 4.8 एक्टिविटी दी गई है। तो 4.8 में 1 ml बोल रहा है कि एथेनॉल लो और ग्लेशियल एसिटिक एसिड मतलब नॉर्मल एसिड, वही जो एसिटिक एसिड होता है वो लो। तो 1 ml दोनों का एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब इसमें प्योर फॉर्म में होना चाहिए एथेनॉल, तो उसको ही एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड और अल्कोहल को हम मतलब एक क्या कहते हैं, एक साथ लिया 1 ml एक टेस्ट ट्यूब में, और फिर उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया। फ्यू ड्रॉप मतलब सम ड्रॉप ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब ऐड कर दिया, और फिर इस चीज़ को हम एक वाटर बाथ लेंगे, जैसे यहाँ पे वो दिखाया गया। तो ये बर्नर हो गया, यहाँ पे वायर गेज का मतलब ये वायर गेज रखा हुआ है, इस पर एक बीकर लिया, बीकर में वाटर भरा है और ये स्टैंड वगैरह है। अब इसको जलाएंगे तो ये हीट हो जाएगा, तो ये वार्म वाटर बाथ हो गया। तो वाटर बाथ में वो टेस्ट ट्यूब जिसमें कि हमने 1 ml एथेनॉल और 1 ml एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड लिया है, और साथ में H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स भी मिलाए हैं। तो उसको इस बात में हम गर्म करेंगे, है ना। फिर 5 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, फिर pour into the beaker containing the 20 to 50 ml of the water and smell the resulting mixture। तो अब इसको 5 मिनट जब छोड़ने के बाद इसको एक 20 से 50 ml तक के वाटर का एक बीकर लेंगे, फिर उसमें हम इसको डाल देंगे और फिर जो मिक्सचर मिलता है उस मिक्सचर को हम स्मेल करेंगे, वो बोल रहा है। तो उसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो अब क्या होता है इस एक्टिविटी में, अंतर में क्या होगा वो यहाँ पे बताया गया है। तो एथेनोइक एसिड में जैसे कि हमने उसमें भी हमने पढ़ा था कि एथेनॉल में भी कि सोडियम के साथ रिएक्शन में क्या बनता है, बाकी क्या बनता है, मतलब उसमें भी रिएक्शंस वगैरह पढ़ा था, राइट, एथेनॉल में कि क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ भी एथेनोइक एसिड में भी क्या क्या रिएक्शंस होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। तो 1 by 1 यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस पहले ये आती है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, ईस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड और एक एल्कोहल। तो जब भी कोई एक एसिड और एक एल्कोहल को रिएक्ट करेगा तो ईस्टर कंपाउंड बनता है। तो एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद द एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो यहाँ पे एक एल्कोहल लिया था, एक एसिड लिया था, राइट, एक एसिड लिया था और एक एल्कोहल लिया था, दोनों को रिएक्ट करवाएंगे। तो जैसा ऊपर पढ़ा तो यहाँ पे एक ईस्टर का फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट। तो वहाँ पे हमने बीकर में कंसनट्रेटेड H2SO4 के कुछ ड्रॉप लिए थे जो कि एक एसिटिक कैटालिस्ट की तरह वो काम कर रहा था। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर पढ़ा कि एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद द एब्सोल्यूट एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट टू गिव द ईस्टर। तो एल्कोहल और एसिड रिएक्ट करके कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके अंदर क्या रिएक्शन होती है तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे ये एल्कोहल हो गया और ये एसिटिक एसिड हो गया, ये एथेनॉल हो गया और ये एसिटिक एसिड हो गया, और ये कंसनट्रेटेड H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स भी ऐड कर दिया। तो वहाँ से ये ईस्टर, ये हमने पढ़ा था, ये जो होता है ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसको ये पूरा बेसिकली आएगा, ये पूरा, राइट, ये पूरा इतना ये ईस्टर होता है। इसका मैं जनरल फार्मूला लिखता हूँ। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको ईस्टर बोलते हैं। तो ईस्टर में क्या होता है R और COOR। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी एल्किल ग्रुप रहेगा, तो इसमें चाहे जितने कार्बन हो सकते हैं, है ना। तो एक एल्किल ग्रुप इधर आ गया जो कि हमने ऊपर समझा, फिर C, फिर ये डबल बॉन्ड O, फिर इधर O और इधर R, है ना। तो ये जो ये डबल बॉन्ड, ओके। तो ये जो कंपाउंड हुआ इसको हम ईस्टर बोलते हैं। इधर एक एल्किल ग्रुप पहले, फिर एक बॉन्ड CO आएगा, फिर OR,
तो ये भी यहाँ पे CH2CH3 मतलब ये C2H5 है, राइट, C2H5 ये वाला एल्कोहल ग्रुप है ना। तो मतलब एथिल ग्रुप है, एथिल हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये ईस्टर इस तरीके से फॉर्म होता है। तो RCOOR जो होता है ये ईस्टर का फॉर्म होता है। ओके, सो जनरली ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो उसमें वही बता रहा है, जब बीकर में डालोगे, वाटर के बीकर में वो पोर करोगे, तो आप जो स्मेल करोगे तो उसमें आपको स्वीट स्मेल मिलेगा। और दीज इज यूज इन द मेकिंग परफ्यूम। तो परफ्यूम वगैरह बनाने में ईस्टर का काम आता है, और फ्लेवरिंग एजेंट में भी ईस्टर काम आता है। तो जो ये स्वीट स्मेल दे रहा है इसको परफ्यूम, और फ्लेवरिंग एजेंट जो आइसक्रीम में आप देखते हो कि फ्लेवर मिलाया जाता है बहुत सारी चीज़ों में, या कोई भी ड्रिंक्स होता है उसमें फ्लेवर मिलाने में ईस्टर का ही यूज होता है। तो ये ईस्टर का एप्लीकेशन है। ऑन ट्रीटिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड हुई चीज़ इन एल्कली। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH होता है वो बेस होता है, राइट, एल्कली होता है। तो ये हमने मेटल और नॉन मेटल में भी पढ़ा था। तो एल्कली जो है, तो इससे ईस्टर जो होता है कन्वर्टेड बैक टू द एल्कोहल। तो पहले तो एसिड और एथेनॉल को कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब हीट किया तो वार्म किया तो ईस्टर बना। अब जब उसी ईस्टर को आप फिर से बेस के साथ, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको फिर से ट्रीट करोगे, मतलब उसमें मिक्स करोगे, तो ईस्टर जो बना है वो ईस्टर फिर से अल्कोहल में बन जाता, कन्वर्ट हो जाता है ना। और इससे और एक सोडियम सॉल्ट भी, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनता है। तो इसकी रिएक्शन नीचे दी गई है। तो इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं, सपोनिफिकेशन, बिकॉज ये वाली जो रिएक्शंस होती है ये सोप को प्रिपेयर करने में यूज होती है, इसीलिए इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक ईस्टर हो गया, है ना, ईस्टर प्लस NaOH, है ना। यहाँ से जो रिएक्शन करेंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, है ना, यहाँ पे एल्कोहल ये बनेगा। तो इस वाले रिएक्शन को ही हम सोपनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शंस सोप बनाने के काम आती है। तो उसको आगे हम पढ़ते हैं। तो सोप आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चैन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। तो से यहाँ पे सोडियम, अगर सोडियम NaOH लिए तो सोडियम सॉल्ट बनेगा, अगर KOH लिया तो पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। दोनों ही एल्कली है, राइट। तो दोनों को जब भी हम ईस्टर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोपनिफिकेशन रिएक्शन होगी, और इससे सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट बनेंगे ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि बहुत ही लॉन्ग चैन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे यहाँ पे R हो गया और COH, यही तो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। तो R मतलब तो कितना भी लंबा हो सकता है, 1000, 500, 2000, कितने भी कार्बन आइटम हो सकते हैं। तो जब ये रिएक्शंस आप करवाते हो तो यहाँ पे सोडियम आ गया तो सोडियम सॉल्ट बन गया, और पोटेशियम आ जाएगा तो पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। तो वही वहाँ पे बता रहा है कि सोप्स जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ही होते हैं ऑफ दी लार्ज चैन ऑफ दी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चैन के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ही होते हैं सोप्स, है ना। तो सोप्स क्या होता है ये हमने देखा। तो अब यहाँ पे जैसे अभी ये क्या था, ये CH3COOH, ये एस्टिक एसिड ही था। तो यहाँ पे CH3COOH ये था, और हमने C2H5OH ये एल्कोहल। तो एक एल्कोहल एक ईस्टर वो सब रिएक्शन करवाया था। तो यहाँ से हमें जो ईस्टर मिला था CH3COOH और C2H5, राइट। तो एक ये R हो गया, RCOO, और ये भी R ही है ना। R के बारे में हमने लास्ट वीडियो में ऊपर पढ़ा था अच्छे से। तो ये ईस्टर हो गया। अब यही ईस्टर, इस ईस्टर को ही, है ना, इस ईस्टर को जब कंसनट्रेटेड, मतलब ये एल्कली एक लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली के साथ जब ट्रीट करेंगे तो फिर से ये एस्टर जो होता है, यहाँ पे जो लास्ट वाला ग्रुप होता है, जो लास्ट में CO के बाद जो R रहता है उसका एल्कोहल बन जाता है, और जो पहले वाला ये एस्टिक एसिड वाला ग्रुप रहता है उसका, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बन जाता है ना। तो यहाँ पे ये इस C2H5 को हटा करके Na आ गया, और C2H5 में OH आ गया। ओके, तो ये OH गया यहाँ पे, और Na जो है इसकी जगह पे आ गया, है ना। तो ये
रिएक्शंस होती है, तो इस रिएक्शन को ही हम सोपिफिकेशन बोलते हैं। फिर अगर एसिटिक एसिड को, ये तो ईस्टर का रिएक्शन हो गया, राइट। अब हम अगर एसिटिक एसिड को ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, तो जैसे कि मिनरल एसिड होता है उसी तरीके से एथेनोइक एसिड भी जब बेस के साथ रिएक्ट करती हैं, तो मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है ना, तो बेस के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट देते हैं जिसको कि हम टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर, तो एक सॉल्ट देंगे और एक वाटर देंगे, तो सोडियम एथोनेट एंड कॉमनली कॉल्ड द सोडियम एसीटेट, राइट। तो सोडियम एथेनोट को ही सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एसिटिक एसिड हो गया, NaOH बेस के साथ हमने रिएक्शन करवाया, तो ये जो कंपाउंड बना है इसी को हम सोडियम एथेनोएट, चूँकि ये एथेनोइक एसिड था, राइट, तो इसको सोडियम एथोनेट बोलेंगे या इसी को हम सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं, राइट। चूँकि ये एसिटिक एसिड है तो सोडियम एसीटेट हो गया। जब ये एसिटिक एसिड भी होता है एथेनोइक एसिड भी होता है, तो एथेनोइक एसिड से सोडियम एथेनोट नाम आया है, और एसिटिक एसिड जब बोलेंगे तो उससे सोडियम एसीटेट नाम आया है, और एक वाटर देगा। तो जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगी तो वहाँ से एक सॉल्ट मिलेगा और हमें वाटर मिलेगा, तो यहाँ पे वाटर मिल गया और ये हमें यहाँ से एक सॉल्ट मिल गया, ओके। तो ये आपको याद रखना है। हाउ डज एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी एंड फाइंड आउट। तो एथेनोइक एसिड जो होता है ना, C2H5COOH, तो ये एथेनोइक एसिड जो होता है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कार्बोनेट मतलब CO3 माइनस माइनस वाला कंपाउंड, और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 माइनस, ये H है, राइट, ये HCO3 माइनस है ना। तो यहाँ पे CO3 में अगर एक H आके पहले ही बॉन्ड बना लिया तो एक ही बैलेंसी बचेगी, तो ये HCO3 माइनस मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कार्बोनेट मतलब CO3 माइनस माइनस। तो उसके साथ जब एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो एक एक्टिविटी के थ्रू ही समझेंगे इसमें, ओके। सो इसमें क्या होता है कि एक एपेरेटस बनाना है, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में बनाया था, एक्टिविटी 2.5 में। एक स्पेटुला लेना है, उसमें सोडियम कार्बोनेट को हमें हीट उसको रखना, उसमें सोडियम कार्बोनेट रखना है स्पेटुला में, और उसमें 2 ml डाइल्यूट एथेनोइक एसिड ऐड करना है। तो एथेनोइक एसिड यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया, तो मतलब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, तो जब ये ऐसे जाएगा, मतलब ये जब सॉल्यूशन में मिलेगा तो Na प्लस और CO3 माइनस माइनस ये आयन से देगा। तो सोडियम यहाँ पे एक कार्बोनेट का रिएक्शन एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही हो रहा है। तो एक स्पोटला में हमें सोडियम कार्बोनेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 2 ml एथेनोइक एसिड मिलाना है। हमें क्या ऑब्जर्व होता है वो हमें देखना है। तो सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो तो उसका है पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। तो लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है कि सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसी को हम लाइम वाटर बोलते हैं, है ना। तो उसमें उस गैस जो यहाँ पे गैस बनेगी, है ना, जो ये सोडियम कार्बोनेट एथेनोइक एसिड जब रिएक्शन होगी तो वहाँ से एक गैस बनेगी, उस गैस को हम लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे, तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है वो देखना है। तो जनरली जो लाइम वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, जब भी वो जो गैस बन रही है ऊपर के रिएक्शन से, कार्बोनेट एथेनोइक एसिड के रिएक्शन से जो गैस बन रही है उसको जब लाइम वाटर से पास करोगे तो वो वाइट कलर का हो जाएगा। तो वो क्यों होगा अभी नीचे दिखाते हैं, बताते हैं। तो कैन द गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन द एथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दिस सेट, यस रिपीट द एक्टिविटी विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका मतलब ये हुआ कि NaHCO3 इसके साथ भी वो रिएक्शंस कराओ, तो क्या होगा इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मतलब Na2CO3। तो CO3 की बैलेंसी 2 होती है, Na की 1 होती है, तो इसलिए 2 सोडियम लग रहे हैं। यहाँ पे HCO3 की एक ही होती है और फिर इसलिए एक Na लग रहा है, ओके। तो ये सब चीज़ें हमने ऊपर वाले चैप्टर में भी पहले पढ़ा है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसके साथ भी रिएक्शन करा के देखो तो क्या होता है वो होता है। तो इसमें जो रिएक्शंस हो रही है तो वो रिएक्शंस मतलब कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एथेनोइक एसिड रिएक्शन करता है तो
वहाँ से एक सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगी। तो जैसे यहाँ पे ये लिया, ये क्या है, एथेनोइक एसिड हुआ, है ना। अब उस एक जगह पे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, तो यहाँ से सोडियम का सॉल्ट बना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना, और H2O बना और CO2 बना, तो CO2 गैस निकलती है। फिर जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, तब भी क्या कहते हैं, सोडियम का सॉल्ट बना, H2O बना और CO2 बना। ओके, सो ये हो गया। तो इससे तो यहाँ से जो CO2 गैस, अभी जो ऊपर वही बताया ना कि जब टेस्ट ट्यूब में वो सब लिया, तो वहाँ से जो CO2 गैस जो पास हो रही है, वो CO2 गैस लाइम वाटर के थ्रू पास होती है, तो वो उसका जो क्लियर कलर होता है लाइम वाटर का, वो वाइट हो जाएगा, वाइट कलर में कन्वर्ट कर देगा। और लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 का एक्वस सॉल्यूशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। और जब उससे CO2 गैस जाएगी, तो वो उसको क्लियर कलर से वाइट कलर हो जाएगा, है ना। तो इस टेस्ट से जो गैस बन रही थी उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे, इसीलिए एस लिखा है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके बेसिस पे ये 2 क्वेश्चन हैं, वो आपको देते हैं। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड एन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में आप कैसे एक्सपेरिमेंटली डिस्टिंग्विश करोगे। तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब एक दूसरे के साथ अभी रिएक्शन करते हैं, तो हमने क्या बताया, वहाँ पे एक ईस्टर बनता है, राइट। और ईस्टर जब वाटर में मिलाते हैं, मतलब एक उसका स्वीट स्मेल आता है, तो एक तरीके से वो हो जाएगा। और एल्कोहल, और एक होता है कि लिटमस वाले टेस्ट से भी हम कर सकते हैं, राइट। लिटमस वाले टेस्ट में भी एक लिटमस वाले टेस्ट में भी ये एसिड है, ये एल्कोहल है, तो ये लिटमस में तो शायद नहीं करेगा, बट pH इंडिकेटर से भी पता कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये एसिड है, तो ये कुछ pH वैल्यू देगा, एल्कोहल pH की कोई वैल्यू नहीं देगा, बेसिक मतलब न्यूट्रल रहेगा। तो और दूसरा ये भी कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी होगा, वो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो CO2 गैस होगी, और वो गैस जब लाइम वाटर से जाएगी, तो उसका कलर वाइट कर देगी। तो वहाँ से भी हम तो लाइम वाटर टेस्ट के थ्रू भी इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी भी कंपाउंड में मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करके मतलब ऑक्सीजन को सप्लाई कर दे। तो हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 और KMnO4, और उसके बाद हमने मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4 में मतलब HD का बेसिक क्या कहते हैं, KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब जो होते हैं, ये सारे कंपाउंड जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये हमने ऊपर पढ़ा था। चूँकि ये जब भी कोई कंपाउंड होता इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, मतलब किसी इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो वो उस कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड कर देता है। तो जब भी ऑक्सीजन ऐड करता है, तो उस तरीके के सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर होती है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोप और डिटर्जेंट। तो सोप और डिटर्जेंट के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ओके।